नमस्कार दोस्तों। आज 17 फरवरी है। यूपी पुलिस के पेपर शुरू हो गए हैं आज से और कल भी एक पेपर होगा। आज 2 शिफ्ट में पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैंने आपके लिए लाया हूँ और मैथ के जो 19 क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। जिन जिन बच्चों ने किया वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं और जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, पहले क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, टफ तो आने का नहीं है। आप देखो, इसने दिया है 17.28 बटे एक्स और 3.6 गुणा 0.2। आप देखो, ये 17.28 और बटे में दे रखा है एक्स और 3.6 भी बटे में ही है तो ये बटे में आ गया 3.6 और 0.2 भी बटे में है तो गुणा में 0.2 बराबर दे रखा है 2। देखो, सबसे पहले तो आप देखो डेसिमल दोनों कट गए, 2 बार डेसिमल था, डेसिमल हट गया। अब आप देखिए, ये जो 1728 होता है, जो तैयारी कर रहे होंगे उन्हें याद होगा कि 12 की क्यूब है। आप इसे 12 की क्यूब लिख सकते हैं तो आराम से कटिंग हो जाएगी। देखो, 12 से काटे आप 3, 12 तिया 36। अब आप देखें 4 तिया 12, 12 से 12 कट गया तो आपके पास आया 12 बटे एक्स बराबर 1। तो एक्स बराबर कितना आ गया 12, तो 12 ही इसका सही आंसर था। ये रहा हमारा आंसर 12। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है इसने कि हमें 50.72.719 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 9018.618 को जोड़ना है। तो आप देखिए, हमारे पास ये संख्या है 50.72 पॉइंट, देखो डेसिमल जो 3 अंक बाद मैक्सिमम है तो आप इसे 3 अंक बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हमारे पास 368.312 और प्लस में है आपके पास एक्स और उसके बराबर दे रखा है 9018.618। ठीक है, सिंपल सिंपल हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और उसमें से घटाना है। ठीक है, अब आप देखें जरा कि 5000 और ये 9000, तो अप्रोक्स हमारा 4000 के करीब आंसर आएगा। तो 4000 से कम ऑप्शन दे रखे हैं हमें सारे। आप देखें यहाँ पर हम जोड़ते हैं, देखो 31 है और ये 19 है, 31 और 19 होता है 50, 31 और 19 50 होता है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर बनेगा हमारे पास 502। अब 502 इसमें से घटा सकते हैं, लास्ट में बन गया हमारा 502। अब जैसे ही 502 आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 116। अब आप देखें 116, 116 के लिए आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अभी आपके पास क्या बच गया है, आपने 5000 घटा चुके हैं, इसमें से बच गया 4000। आपके पास 4018 है, आपको इन दोनों को जोड़कर घटाना है बस, 72 में 68। अब आप देखें 72 और 68 को जोड़ेंगे तो 70 और 70 होते हैं 140, ये बन जाएगा आपके पास 440। तो आपको 440 और माइनस कर देना है इसमें से, तो आपके पास 4018 है और इसमें से 440 और माइनस कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर 8 में से 0 जाएगा 8, यहाँ पर 11 में से 8 गया 7, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पर 35, तो आपके पास बच गया 3578.116। तो यही आंसर था हमारे पास। क्वेश्चन ऐसे थे कि आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए एग्जाम में। आप देखें, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में है, उनका में से HCF जो है हमारे पास 13 दे रखा है, उनका HCF हमारे पास 13 दे रखा है, बड़ी संख्या बतानी है। दो संख्याओं में जो अनुपात है वो हमारे पास, देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 13 और 9। इसने बोला है कि जो HCF है वो हमारे पास 13 है, तो बड़ी संख्या बतानी है, तो 13 की गुणा करनी है सीधे 169, 13 की गुणा करोगे 9 में 117, तो उसने हमसे बड़ी संख्या पूछी है तो हमारा 169 आंसर आ जाएगा। 117 भी इसने दे रखा है तो हमें 117 नहीं लगाना है। देखिए आगे, ये कह रहा है रोहन और सोहम का वेतन 2 और 3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया वेतन 40 और 57 हो जाता है। सोहम का वेतन कितना है, तो आप देखें 2 और 3 का अनुपात है और इसमें भी 2000 जोड़े गए हैं और इसमें भी 2000 जोड़े गए हैं, तो अनुपात हमारा 40 और 57 हो जाता है। देखो, जब दोनों में ही बराबर नंबर जोड़ा गया है तो हमारा एज वाला कंसेप्ट लगता है। ये परसेंटेज मैंने पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था ही मैंने। तो आप देखें, जो इनका डिफरेंस है वो हमेशा बराबर रहेगा। डिफरेंस इनका कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 17 का। आप देखो 17 का ही डिफरेंस आना चाहिए और कोई भी नंबर 17 वाला नहीं है, इस वजह से 17 ही आंसर आ जाएगा इसका। आप देखें, हमने इसमें डिफरेंस है 1 का, हमें 17 का डिफरेंस बनाना है तो हमने 17 की गुणा कर दी, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो अब हमारे पास ये अनुपात खत्म हो गया। आप देखें दोनों में अंतर 17, यहाँ भी अंतर 17 है, तो सवाल सिंपल है। आप देखें 34 से 40 या फिर 51 से 57, 6 ही ज़्यादा हो रहा है, तो आपको 6 के इक्वल दे रखा है कितना, 2000, 6 के बराबर है 2000, तो 1 के बराबर होगा 2000 बटे 6।
आपसे पूछा किसने कि किस चीज़ के बारे में? हमसे पूछा जा रहा है कि सोहम की प्रेजेंट सैलरी कितनी है। देखो सोहम ये है 51, तो हमें बताना है 51 के बराबर। सोहम का वेतन 2 और 3 के अनुपात में है, 2000 और 3000 के अनुपात इतना होता है। सोहम का वर्तमान वेतन कितना है? तो वर्तमान वेतन हमारे पास 2 और 3 वाला ही है, ये स्टार्टिंग वाला। तो हमें 51 के बराबर बताना है बच्चों। तो 51 के बराबर कितना होगा? गुणा 51, बस इतना ही करना है हमें। कटिंग कर लेते हैं हम, 2 से काटते हैं 3, 3 से काटेंगे 17, तो 17,000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। देखो किसी स्कूल में जो 10 वर्ष से कम है, लेस 10 वर्ष से कम है, वो 20% छात्र है। ठीक है जी। आगे उसने बोला है 10 वर्ष से अधिक आयु की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है का 2/3 है। देखो 10 वर्ष की आयु के जो छात्र हैं, देखो इसमें 3 कैटेगरी दी हैं, 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष के छात्र। तो 10 वर्ष के छात्र पहले दिए 20%, जो 10 वर्ष के इक्वल हैं, जो 10 वर्ष के बराबर हैं, जो 10 वर्ष के छात्र हैं उनकी आयु के छात्र 48 है, तो जो 10 वर्ष के छात्र हैं वो 48 है। और जो 10 साल से अधिक हैं, जो 10 साल से अधिक हैं, उसने बोला है 10 वर्ष से आयु के जो छात्रों की संख्या है, वो 10 वर्ष वाले छात्रों की संख्या जो 48 है उसका 2/3 है। तो 48 का 2/3 है 10 वर्ष से अधिक, तो 48 का आप 2/3 निकालोगे तो ये हमारे पास बनेगा, 3 से काटेंगे आप 16 दूनी 32, तो हमारे पास बनेंगे 32 छात्र। तो ये 32 छात्र हैं, ये 48 छात्र हैं। अब आप सिंपल सी कीजिए, स्कूल के छात्रों की संख्या पूछिए टोटल। आप देखिए 20% छात्र हमारे 10 वर्ष से कम थे, तो ये जो दोनों छात्र होंगे ये 80% होंगे, क्योंकि टोटल छात्र 100% होते हैं। तो ये 80% छात्र हैं हमारे, हैं कितने टोटल? 80। देखो 48 और 72 80 होता है, तो 80 छात्र को वो 80 ही बोल रहा है। तो हमारे 100% छात्र कितने होंगे? 100% छात्र कितने होंगे? 100। तो हमारे पास टोटल छात्र होंगे 100। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी हुई? 100। आगे देखते हैं सवाल। ने बोला है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखो हमें क्या करना है इस सवाल में, एक संख्या को 119 से भाग करने पर 119 से भाग करने पर 19 शेष बचता है। अगर मैं इस संख्या को 17 से भाग करूं तो क्या शेष बचेगा? तो देखो 17 से इसे भाग करके देखते हैं, ये डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो हमें सिंपल रिमाइंडर को डिवाइड करना है। तो हमें केवल इस सवाल में ये करना था कि जो 19 शेषफल था उसी को ही 17 से भाग करना था, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो आप विशेष फोकस रखें, अगर वो कहता है कि 119 से भाग करने पर 19 शेष बचता है, इस संख्या के वर्ग को 17 से भाग करते हैं, तो हमें जो शेषफल दे रखा है उसका ही वर्ग कर देंगे। दुगना कहेगा तो शेष का दुगना करके भाग कर देंगे। जो भी करना है हमें शेषफल के साथ करना है और किसी के साथ नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। कह रहा है यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4460 और 4 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित धनराशि कितनी है? देखो ये सवाल जिन बच्चों ने जर्नल बुक आती है कार्य सवाल, उसमें से क्वेश्चन किए होंगे, तो इसमें बी एक्सरसाइज में ये सवाल दे रखा है, लेकिन उसने ऐसा दे रखा है 3 साल 6 साल और 9 साल बाद पूछा है, तो उसमें 10,035 आंसर था। लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है मूलधन कितना है। आप देखें कोई राशि जो है वो अमाउंट है 3 साल की 4460, और वही अमाउंट हमारे पास 6 साल में बन रही है 6690। उसने हमसे पूछा है 6690, उसने हमसे पूछा है कि जो मूलधन है वो कितना होगा। तो आप देखिए इनमें 3 साल का गैप है, तो यहाँ भी 3 साल का ही गैप होगा। तो इन दोनों का हम अनुपात देखेंगे, ये इसका 1.5 गुना है जस्ट, तो इनमें 2 और 3 का अनुपात है। तो हमें पता चल रहा है कि 3 साल में 2 से 3 राशि हो जाएगी, तो ये भी 3 साल के गैप पर है, तो यहाँ भी राशि 2 से 3 हो जाएगी। तो 3 के बराबर दे रखा है, 2 के बराबर आपको बताना है। तो आपको सिंपल दे रखा है कि 3 के बराबर है 4460, 1 के बराबर होगा 4460 बटे 3, और 2 के बराबर हमें बताना है क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। तो 2 के बराबर कितना? तो आप गुणा कर सकते हैं इसमें, 44 दूनी 88 और 1 89 20 हो जाएगा, बटे हमारे पास हो जाएगा 3। अब 3 से आप भाग करें इसे, 29 थी 87, 2 बच गया 22, 3 7 21 होता है। आपको इसी आंसर दिख जाएगा, 29 7 ये रहा आंसर आपका। ठीक है जी। उसके बाद 3.33 ही चलता रहेगा आपके पास। तो यही इसका आंसर था, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। ये कह रहा है पी 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और क्यू की पूंजी जो है आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। देखो 3 व्यक्ति दिए हैं इसने, पी क्यू आर पूंजी। हमें ये सवाल पढ़ते ही शुरुआत में पता चल जाएगा कि ये साझेदारी का सवाल है। साझेदारी में कैपिटल का जो रेशो होता है वही प्रॉफिट, और प्रॉफिट का रेशो होता है प्रॉफिट शेयरिंग का। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इनका कैपिटल का रेशो ही निकालना पड़ेगा। आप देखें क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है,
तो क्यू की पूंजी जो है आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। पहली लाइन में उसने दिया है कि पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ठीक है जी। अब आप देखें मुझे इन तीनों को एक लाइन में लिखना है, तो यहाँ 3 क्यू है तो यहाँ भी 3 क्यू बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 आर। तो आप सीधे सीधे से 12 आर लिख सकते हैं। तो आपके पास ये तीनों बराबर हो गए। आपके पास आ गया 2p बराबर 3q बराबर 12 आर। अब जब तीन चीज बराबर होती है तो इनका अनुपात कैसे लेते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं, रेशो बना लेते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 12। 2 से भाग करोगे 12 को 6, 3 से भाग करोगे 12 को 4 और 12 से भाग करोगे 12 को 1। तो हमारे पास पी क्यू आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 6, 4 और 1। उसने कहा है कि वर्ष के अंत में 27,500 का लाभ होता है, आर का हिस्सा बताना है। तो देखो आर का हिस्सा ये है 1, टोटल हिस्सा कितना है 11। तो जो 27,500 है वो हमारा 11 के बराबर है, 1 के बराबर हमें बताना है। तो 11 से काटेंगे 2500, तो यही हमारे पास आंसर है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है। यदि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.55 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 6 संख्या है जिनका औसत है 3.75, 2 संख्याएं हैं जिनका औसत है 3.2, जो 2 संख्या है उनका औसत है 3.55, शेष 2 संख्या जो बची है उनका औसत पूछा है। देखो ये सवाल हमने परसेंटेज में भी कराया है और जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा उन बच्चों ने आराम से कर दिया होगा, गुणा भाग करके बड़े आराम से। लेकिन आप क्या करें, आप इसमें इनका रेशो ले लें, इनको 2 से कटिंग करते हैं, 3 1 1 1 आ जाए। इस 1 1 से क्या फायदा होगा, आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखें कि अगर मैं इनका डेसिमल थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, अगर मैं इनका डेसिमल थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, डेसिमल को मैं इग्नोर कर रहा हूं, तो आप देखें 375 औसत है इन सब का, तो ये औसत भी 375 ही होगा। लेकिन ये कितना कम है, ये हमारा कम है 55। ये कितना कम है हमारे पास, ये कम है 20। तो 75 कम है, तो 75 जो कम है वो इसे ज्यादा लाना पड़ेगा 75। तो 75 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 450। अब डेसिमल कितने अंक बाद दे रखा था, 2 अंक बाद, वो लास्ट में हम 2 अंक बाद लगा देंगे इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5। सिंपल क्वेश्चन था। जैसे ही आपने इसका रेशो लिया तो आप इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा भी सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बस इसमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका आंसर आएगा। आगे देखते हैं। वो कह रहा है एक वस्तु का निश्चित मूल्य, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर कीमत पर बेची जाती है, उसी कीमत के 2/3 में बेचने पर इसे 10% की हानि होती है, मूल कीमत का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी चीज है, ये सवाल से डिक्टो आर सवाल में ही है। इतनी अच्छी किताब है वो, जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस वगैरह या नॉर्मल जो यूपी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए आर सवाल बहुत अच्छी किताब है। ये दूसरा क्वेश्चन सेम आर सवाल का है आपका। आप देखें उसने बोला है कि एक वस्तु को इतनी निश्चित कीमत पर बेचा जाता है। देखो निश्चित कीमत को मान लिया हमने ए है, उसने बोला है यदि उस कीमत का 2/3 में बेचने पर, निश्चित कीमत के 2/3 में बेचने पर उसे 10% हानि होती है। देखो निश्चित कीमत का 2/3 कर दिया, लेकिन हानि जो होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, सीपी पर। तो ये जो 2/3 कराया हमने निश्चित मूल्य का, ये हमारा सीपी पर लॉस हो गया 10%, यानी कि सीपी के 90% के बराबर है। तो सीपी के 90% के बराबर है ये, तो सीपी के 90% के बराबर है ये 90%। आप 2 से इसे काटे 90 को 45 और 3 की गुणा करेंगे तो 135। तो जो निश्चित मूल्य है वो सीपी का 135% है। जो निश्चित मूल्य था वो सीपी का 135% था। तो आप देखो कोई संख्या सीपी का 135 है तो लाभ 35% ही तो होगा। उसने यही पूछा है मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 35% लाभ है इसमें। आगे देखें, ये कह रहा है 26 20 14 8 डैश 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 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो 26 20 14 ये घटता जा रहा है, हमें बताना है 21th टर्म, इसका 21वां पद बताना है क्या है। तो देखो पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए ब्रैकेट एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए होता है इसमें पहला पद तो है इसमें 26, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 26। एन जो है, जो पद हमसे पूछा है वो हो जाएगा हमारे पास 21, और जो डी होता है वो होता है सार्वंतर, जो पद में गैप चल रहा है। तो आप देखें जो पद में गैप चल रहा है वो -6 चल रहा है, तो -6 होता जा रहा है हमारे पास। तो हमारे पास डी की वैल्यू जो होगी इसमें होगी -6, बस इस वैल्यू में रख देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 26 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 21 - 1, और डी की वैल्यू -6 रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ये 26 हुआ, ये हुआ प्लस का 20 गुणा -6, तो आपके पास बना 120 माइनस के और 26 प्लस के। जब आप इन्हें घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 94। तो हमारा आंसर है इसमें 94। देखो ये तो हो गया फॉर्मूला,
लेकिन अगर आप इसे जर्नल रीजनिंग के तौर पर देखना चाहें तो आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। जैसे आपके पास पहला पद 26 था, दूसरा पद 6 कम हुआ 20, तीसरा पद 6 कम हुआ 14। अब आप देखें इसमें आपको पता चला है कि 6 का टेबल चल रहा है, कम होता जा रहा है, तो आपको कम करते हुए जाना है। तो आप देखें 6 का टेबल में पहला पद होता है 6, 21वां पद होता है हमारे पास 21 छिक्का 126। ठीक है, मैंने 21वां पद निकाला डायरेक्ट। अब आप देखिए कितना कम है इससे, ये हमारे पास कितना कम है, 20 कम है। कितना कम है हमारे पास, देखो हमारे पास इसमें जो हम, देखो दोबारा से बताता हूं मैं आपको, हमारे पास चल रहा है 26 14, 26 20 14 और ऐसे ही जा रहा है ये। तो आप देखिए 6 कम होता जा रहा है। 6 कम होने का मतलब 6 का टेबल है लेकिन माइनस में चल रहा है, तो हम पहला टेबल लिखेंगे माइनस का 6, फिर दूसरा टेबल लिखेंगे -12, फिर हम ऐसे करते चले जाएंगे। 21वां पद होगा माइनस के 126। तो अगर हमारी सीरीज माइनस में शुरू होती है और 6 का टेबल होता तो पहला पद 6 होता, लेकिन आप देखिए कितना कम है ये। इनमें जो गैप आएगा वो 32 का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ जाएंगे। इसमें कितना गैप आएगा, 32 का। तो आपको इसमें से भी 32 ही कम कर देने हैं। 32 कम कर देंगे आप इसमें से तो 94 ही बनेगा माइनस के। ठीक है, कोशिश करना ये समझ में आ जाए, वरना ये तो है ही, आपको फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। वैसे इस तरीके से ज़्यादा आसान पड़ेगा सवाल ये। आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 13.86 हेक्टेयर, देखो इसने दिया भी है, 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर होता है। तो देखो 13.86 में गुणा करनी है 10,000 की, तो आपका डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13,8,600। तो 13,8,600 हमारे पास एरिया दे रखा है सर्कल का, सर्कल का एरिया हमें दे रखा है। उसने बोला है 3.2 मीटर प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। इसने हमसे लागत पूछी है। आप देखो हमें दे रखा है πr² बराबर 13,8,600। 2πr हमसे पूछा है और 2πr में लागत बतानी है 3.2 के हिसाब से, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल 22/7 आप यहाँ रखेंगे, इंटू r² बराबर रखेंगे, बराबर 13,8,600। कटिंग कर लेते हैं इसकी आप, 22 से कटिंग करेंगे, 22 छिक्का 132 और 22 से 66, 6300। 7 की गुणा करेंगे तो r² बराबर बन जाएगा आपके पास 441,000। तो r की वैल्यू आपके पास आई यहाँ से 210। r 210 आ गया तो 2πr में रखेंगे आप 2 गुणा 22/7 गुणा 210 गुणा 3.2 करेंगे, तो 7 से काटेंगे इसे 3, गुणा कर लेंगे आप इसकी, 7 से काटेंगे आप इसे 30, 22 छिक्का 132, 1320 गुणा 3.2। आप देखें डेसिमल से 0, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 24 आएगा 10 हासिल, 32 से कम 32 और 10 42, तो 42-24 इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये तो हो गया जिस बच्चों को पहली बार क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते हैं ये। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि 7 रेडियस होती है तो 44 परिधि होती है और 154 एरिया होता है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आप देखें आपके पास एरिया दे रखा था 1386 होता है, तो 21 रेडियस होती है और 132 परिधि होती है। इसने दे रखा था 13,600 के आगे 2 जीरो, तो इन दोनों के आगे आ जाएंगे 1-1 जीरो, तो आपकी 1320 डायरेक्ट ही आ जाएगा। आपको इस सवाल में 1320 गुणा 4.2 ही करना था, 1320 गुणा 3.2, 1320 गुणा 3.2 ही करना था, और कहीं भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान की चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। देखो वर्गाकार मैदान की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 25 25 25 25, उस लड़के को जाना है पूरा 100 मीटर, 100 मीटर जाना है। 100 मीटर जाना किस चाल से है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर सेकंड में दे रखे हैं और दूरी भी मीटर में दे रखी है। तो 9 मीटर प्रति सेकंड गुणा 5/18, हमें ऐसा करना पड़ेगा। हालांकि 2.5 भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। आप 9 से काटे से आप 9 दूनी 18, 2 से काटे 5 से काटे से आप 20, 20 दूनी 40 सेकंड लगेंगे, तो 40 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। कह रहा है 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, और 6 लड़के और 4 लड़कियां, 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये सवाल हमें दे रखा है, इसमें जी बना देता हूं पर मैं।
ये बी लिख दिया है, जी बनाना है पर ये लड़कियां हैं, ठीक है। करते हैं सोल्व, एफिशिएंसी निकालनी है। 10 की गुणा करते हैं 40, 8 सिंग 48, तो 8 बॉयज आ गया बराबर। ये वो 10 का 60, 8 चौक 32, 60 और 32 का अंतर 28, ये 28 गर्ल्स आ गया। आप देखो मेरे पास यहाँ 4 बॉयज हैं और यहाँ भी 4 बॉयज हैं, तो क्यों ना मैं 4 बॉयज की वैल्यू निकाल लूँ। बच्चे से एफिशिएंसी से करते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है एफिशिएंसी करने में। लेकिन आप देखें जब हमें दोनों तरफ ही 4 बॉयज दे रखे तो 4 बॉयज बना लो अब। तो आप देखो इसका आधा करूंगा बस मैं, तो मेरे पास होगा 4 बॉयज बराबर 14 गर्ल्स। तो इसका मतलब 4 बॉयज की जगह 14 गर्ल्स रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। आपने यहाँ 14 रखा, 14 और 6 20, तो 20 लड़कियां कितने दिन में कर रही हैं? 10 दिन में। और 4 की जगह क्या रखना है? 14, 14 और 2 16, 16 लड़कियां इसे कितने दिन में करेंगी? बस सवाल खत्म हो गया। अब देखें 8 से काटेंगे आप दोनों, 16, 8 से काटिए इसे 25, तो x बराबर 25/2, तो 25/2 दिन लगेंगे इसे करने में, बस यही हमारा आंसर होगा 25/2। ठीक है, एफिशिएंसी भी जरूरी है, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है। आप सवाल को सार समझें और जल्दी करने की कोशिश किया करें। इससे आगे वाला क्वेश्चन हमारा DI का है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है इमेज वगैरह क्लियर ना हो, पर मैं आपको बताता रहूंगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, देखता हूँ। यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, यहाँ 65 है, यहाँ 50 है, यहाँ 70 है, यहाँ पर यहाँ 80 है, यहाँ 85, यहाँ 55। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारे पास DI का ये रहा। मैं हट जाता हूँ थोड़ा साइड में। इसने दे रखा है हमारे पास, देखो यहाँ तो दे रखे हैं हमारे वर्ष, नीचे लिखे हुए वर्ष दे रखे हैं, और यहाँ दे रखे हैं उत्पादन। क्वेश्चन बहुत ही आसान आने वाला है। आप देखें क्या रहा है, 2005-2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। देखो 2005 और 2006 का उत्पादन है कितना? 2005 और 2006 का जो उत्पादन है हमारे पास 55 और 70 है, तो 70 और 55 किसके बराबर है? ये है 125। तो हमें देखना है 55 और 70 है किसके बराबर। ठीक है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। 55 और 70 किसके बराबर? तो 125 के बराबर है। अब ऑप्शन दे रखा है 2002-2007, तो आप सीधे ऑप्शन से देखें इसे, 2002-2007। देखो 2007 में है 80, 2007 में है 80, 2002 में है 45, हमारे पास कितना आ गया? ये 125, यही हमारा बराबर बैठ गया। तो हमारा आंसर तो यही बन जाएगा 2002-2007 वाला। आप आगे चेक कर सकते हो 2004-2006, 2004 में देखो 50 है, 2004 में 50 है, और 2006 में 55 है, 105 बनना ही तो है ही नहीं। आप देखिए 2004-2005, 2004-2005, 7 5 12 120 होता है, ये है ही नहीं। 2006-2007, 2006 और 2007, आप देखो 55 80 होता है, 135, ये भी नहीं है। खैर हमें एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन चूज करना था, पहला पकड़ा आंसर आ गया, वरना में सारे चूज करने पड़ते। आप देखें ये कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 2001 की तुलना में 2008 में, तो देखो 2001 में जो हमारे पास मोबाइल की कीमत है वो 30, मोबाइल के उत्पादन 30 है, 2008 में 85 है। तो आप देखें 30 से 85 कितनी अनुमानित वृद्धि है वो बतानी है हमें। तो हमारे पास जो वृद्धि है वो हमारी हुई है 55 की वृद्धि है 30 पर। ये कितना प्रतिशत है हमें ये बताना है बस। 0 से 0 कट जाएगी, ये होगा 550, 3 से काट सकते हैं आप, 18 3 54 होते हैं, और 3.33 हमारे पास चलता चला जाएगा, तो 183.33 हमारे पास ये आ गया सी ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कहा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए औसत उत्पादन से अधिक था? देखो जितने भी वर्ष दिए गए हैं उनका हमें औसत उत्पादन देखना है, किस में अधिक आएगा। देखो पहले वाले में तो हमें दे रखा है 30, दूसरे वाले में दे रखा है 45, तीसरे में दे रखा है हमें 65, चौथे में हमें दे रखा है 50, लास्ट में दे रखा, उसके बाद दे रखा है 70, यहाँ पर दे रखा है 55 80 और 85, यहाँ पे 55 80 और 85, 55 80 और 85। तो हमें इन सबका औसत निकालना है। तो कितने नंबर है हमारे पास? ये 3 3 6, ये 3 3 6 और 2 8, हमारे पास 8 वर्ष दे रखे हैं 2001 से 2008 तक, ऐसे भी देख सकते हो 2001 से 2008 तक। तो हमसे औसत पूछा है कि कितना औसत है इन सबका। तो आप देखिए सभी का औसत निकालते हैं, 5 5 10, 5 15, 5 20, 0, 2 हासिल हो गया, 3 2 5, 4 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 5 32, 8 40 और 8 48।
तो 480 हमारे पास हो गए 8 वर्षों के। तो मैं इसे 8 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास औसत जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 48 60। तो हमसे ये बोला गया है कि दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। कितने वर्षों में मोबाइल का औसत उत्पादन दिए गए वर्षों से अधिक था? तो आप देखें हमारे पास जो आया है ये 60 आया है। 60 किस में ज़्यादा है? 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो 4 में हमारे पास ज़्यादा है, तो 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो जो मोबाइल का उत्पादन है दिए गए औसत वर्षों से अधिक था। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आया होगा समझ में। वो कह रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? देखो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम बतानी है। देखो 8 वर्ष हैं, अगर आप ऐसे करने लगेंगे तो आपको 7 वर्ष चेक करने पड़ेंगे कम से कम। लेकिन हम इसमें ऑप्शन से देखें तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में चेक करते हैं। तो देखो 2007 में हमारे पास जो 80 है, पहले 55 था। तो 80 था, पहले 55 था। आप देखो 80 पहले 55, तो कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर? 25 की। तो 25 की वृद्धि हुई है 55 पे। पिछले वाले वर्ष पे देखेंगे कितना परसेंट है। ये रहा एक हमारे पास। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2005। 2005 में 70 और 50। तो आप देखें 2005 में 70 और 50 में दे रखा है, तो 20 की वृद्धि हुई है। 20 की वृद्धि हुई है 50 पर। ये कितना प्रतिशत है ये बताना है हमें। उसके बाद हमें दे रखा है 2003। 2003 में दे रखा है 65 और 45। तो आप देखो 65 और 45, तो आप देखिए कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पर भी 20 की वृद्धि हुई है, लेकिन हुई है 45 पर। ये कितना परसेंट है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है 2002। 2002 में 30 से 45 है। तो देखो 2002 में हमारे पास 45 और 30, तो कितनी वृद्धि हुई है? 15 की। कितने पर? 30 पर। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन थे, हमें इन्हें चेक करना है बस। अब आप सिंपल सी चीज़ देखें, इन दोनों में तो देखो 20 से 20 ऊपर है। आप इसकी कटिंग करें, ये तो आएगा 40%। चलो इसकी कटिंग करते हैं 5, इससे काटते हैं 11। 11 से कटिंग करेंगे 50 की, तो ये बनेगा 45.45%। यहाँ पर देखते हैं 5 से कटिंग करते हैं 4, 5 से करते हैं 9। ठीक है जी। 5 से काटा, 5 से 45, 5 चौक 20, तो 4/9 हमारे पास। तो ये बनता है 11 चौक 44% लगभग। तो 44.44, इसकी कटिंग करेंगे तो इकला यही बन रहा है कितना? 50%। तो आप देखें ये 50% है, ये 44 है, ये 45.45 40 है। तो आंसर हमारा 50% आएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा 2002। 2002 में अधिकतम वृद्धि हुई है। देखो कह रहा है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या है? 2003 से 2004 में, 2003 से 2004 में देखो 65 से 50 हुआ है। 65 से 50 हुआ है, तो गिरावट बतानी कितनी है। तो 15 की गिरावट है 65 पर। ये कितना परसेंट है आपसे पूछा है। 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 13। 13 से भाग करना है, तो 23 तेहरियम होते हैं 299, तो 23 बार कट जाएगा। 23 सही 1/3, 1/13। तो हमारे पास 23% लगभग दे रखा है इसने आंसर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक है कल के लिए। और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर आएगा वो भी मैं आपको सोल्व करा कर डाल दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।